औरंगज़ेब बादशाह था, मुग़ल हिस्ट्री में उसका बड़ा नाम आता है। वो किस तरह का बादशाह था, उसका किस तरह का दौर इक़्तिदार था, उसने किस दौर अपने दौर में मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं के साथ किस तरह के उसका तर्ज़ अमल क्या था। हमने जो भी इन्वेडर आया है हिंदुस्तान में, हमारी किताबों में से हीरो दिखाया गया है। हमारे बच्चों ने पाकिस्तान के, मैंने खुद भी, मैं क्योंकि खुद स्टूडेंट भी हूँ, तो मैंने ये पढ़ाया है कि मुग़ल जो थे वो हीरो थे। और मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं कि वो हीरो कैसे थे, जबकि वो इन्वेडर्स थे। जो असल हीरो हैं हम उन्हें विलन बना रहे हैं, और जो कि विलन्स थे हमने उन्हें हीरो बना दिया। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर कि वो बाहर से आया, राजा दाहिर से लड़ा, राजा दाहिर को हरा दिया, तो हमने उसे हीरो बना लिया, जबकि वो हीरो है ही नहीं था। मट्टी का बेटा कौन था? राजा दाहिर था, जो कौम का बेटा था, जो इस हिंदुस्तान के लिए लड़ा, उसे हमने विलन बना दी। मोहम्मद बिन कासिम जो इन्वेडर था, अरब से आगे इधर, जिसने आके जुल्म किया लोगों के ऊपर भी, और वो कुछ सादात के पीछे आया हुआ था, तो उसे असल में खुद इन्वेडर था, हमने उसे हीरो बना दिया। और हमारे बच्चों को नहीं पता कि मोहम्मद बिन कासिम इधर लेने क्या आया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं और बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर कि जो औरंगज़ेब बादशाह था, मुग़ल हिस्ट्री में उसका बड़ा नाम आता है। वो किस तरह का बादशाह था, उसका किस तरह का दौर इक़्तिदार था, उसने किस दौर अपने दौर में मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं के साथ किस तरह के जो जिसे कहते हैं ना, उसका तर्ज़ अमल क्या था, तरीक़ा क्या था, वो करता क्या था, इस चीज़ के ऊपर बात करनी है आज। और आज मेरे साथ मौजूद है अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग। अमीर हुसैन, बताएंगे हमें औरंगज़ेब के बारे में कि वो किस तरह की शख्सियत थी और वो क्या करता रहा, और पाकिस्तानी किताबों में उसके बारे में क्या लिखा जाता रहा? चीमा साहब, देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ जान लेनी चाहिए, वो ये है कि हमने जो भी इन्वेडर आया है हिंदुस्तान में, हमारी किताबों में से हीरो दिखाया गया है। हमारे बच्चों ने पाकिस्तान के, मैंने खुद भी, मैं क्योंकि खुद स्टूडेंट भी हूँ, तो मैंने ये पढ़ाया है कि मुग़ल जो थे वो हीरो थे। और मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं कि वो हीरो कैसे थे, जबकि वो इन्वेडर्स थे। मिट्टी के जो बेटे होते हैं हम उन्हें जो है विलन बना देते हैं, और जो असल हीरो हैं हम उन्हें विलन बना रहे हैं, और जो कि विलन्स थे हमने उन्हें हीरो बना दिया। जैसे कि मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर कि वो बाहर से आया, राजा दाहिर से लड़ा, राजा दाहिर को हरा दिया, तो हमने उसे हीरो बना लिया, जबकि वो हीरो है ही नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम, मट्टी का बेटा कौन था? राजा दाहिर था, जो कौम का बेटा था, जो इस हिंदुस्तान के लिए लड़ा, उसे हमने विलन बना दिया। मोहम्मद बिन कासिम जो इन्वेडर था, अरब से आगे इधर, जिसने आके जुल्म किया लोगों के ऊपर भी, और वो कुछ सादात के पीछे आया हुआ था, तो उसे असल में खुद इन्वेडर था, हमने उसे हीरो बना दिया। और हमारे बच्चों को नहीं पता कि मोहम्मद बिन कासिम इधर लेने क्या आया। वो हम उसको हीरो कहते हैं, हम उसे हीरो कहते हैं कि वो जो था इधर राजा दाहिर जो था, लुटेरा था, उससे वो खत्म करने आया था। हमारी किताबों में ये पढ़ाया गया है, जबकि राजा दाहिर को मैं पर्सनली भी, और हर बंदा ही समझता है कि वो हीरो था। वो वतन के लिए लड़ा, वो सिंध के लिए लड़ा, वो हिंदुस्तान के लिए लड़ा था उस वक्त। वो हम हिंदुओं का भी, सिखों का भी, मुसलमानों सबका हीरो था, जो कि हिंदुस्तान में रहते थे। और उसने इस वक्त सादात को, जो मुस्लिम सादात थे, उन्हें प्रोटेक्ट भी किया था। और इसी तरह जब मुगल आए हैं इधर पर्शिया से, ईरान से, उधर कजाकिस्तान से, इन इलाकों से उठ के अब आ गए हैं इधर हिंदुस्तान में आए हैं बाबर, उसके बाद अकबर, हमने इन्हें हीरो बना लिया। और मैं आपको ज़रा जुल्म बताने जा रहा हूँ कि औरंगज़ेब ने क्या क्या जुल्म किए हैं। अच्छा। उसने सिर्फ चीमा साहब जुल्म हिंदुओं पे नहीं किए, अच्छा, सिखों पे नहीं किए, उसने खुद मुसलमानों पे भी किए हैं। वो किस तरह के जुल्म? वो किस तरह का कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता था इस्लाम के बारे में भी। अच्छा। जो उससे हटके कोई बात करता था उसे भी कत्ल करवा देता था। अच्छा। लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि उसने तख्त हासिल कैसे किया। अच्छा। कैसा जालिम बादशाह था चीमा साहब। जो शाहजहां था उसके 3-4 बेटे थे, और वो औरंगज़ेब को अपने बाद जो था अपना वली अहद, मतलब कि डिसेंडेंट, वो क्या कहते हैं, सक्सेसर नहीं बनाना चाहता था कि मेरे बाद ये आए। औरंगज़ेब को इस चीज़ का पता चल गया कि मेरा वालिद जो है मुझे अपने बाद तख्त नहीं दे रहा है। ओके। उसने सबसे पहले तो अपने भाइयों को कत्ल किया जंग करके। जुल्म देखें और उसका माइंडसेट देखें कि अपने भाइयों के कत्ल कर दिए। अपने भाइयों को कत्ल करके वो शाहजहां के पास आ गया। उसने कहा अब्बा जी इधर आए ना ज़रा। अब्बा जी को उसने तख्त से हटा दिया, तो तख्त पर बैठा। कहा जाता है कि शाहजहां की उसने आंखें भी सिलवा दी थी। उसे 5 से 6 साल जो है से महल के अंदर जो है कैद करके रखा है।
ओए होए, और वहाँ ही शाहजहां की डेथ हुई है। ओए होए, अपने बाप के साथ और भाइयों के साथ ये सलूक है, ये अपने खानदान के साथ इतना सख्त सलूक है, इसका सोचे फिर आम आवाम के साथ वो क्या करता होगा। ओए होए, मैं मेरे बताने का असल मकसद बात करने का ये था, कितना जालिम आदमी था ये थे, किसने अपने खानदान के साथ क्या किया है। और हम इनसे उम्मीदें करते हैं ये यूनिवर्सिटियां देते, ये हमें ये देते, ये तो जालिम थे बिल्कुल। ये सिर्फ तख्त का लालच था, पहले भी बादशाह इस तरह करते थे। ये असल में औरंगजेब की असलियत थी, उसने असलियत अपनी दिखा दी पहले ही, क्या असल में बात किया। अब फिर चीमा सा बात आ जाती है रियाया के ऊपर, सब्जेक्ट जो थी उसने उसके साथ कैसा सलूक किया। तो सारी जितना उसका दौर हुकूमत था, सारी जिंदगी वो लड़ता रहा सिखों से, अच्छा, मराठा से। और मैं बताने जा रहा हूँ कि सिखों और मराठाओं पे क्या जुल्म हुए और धोखा कैसे देता था वो। अच्छा, अब चीमा साहब मैं बात करूंगा गुरु तेज बहादुर के शुरू करूंगा, कि फिर उसके बाद मैं मराठा के ऊपर बात करता हूँ। जो सिखों के गुरु थे, उनने जी आवाज़ उठाई जो कि जुल्म हो रहा था दिल्ली में और बाकी जगहों पर, जो हिंदू पंडित थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। मुख्तलिफ जगहों पर जो थे पंडित कत्ल कर दिए जाते थे। उनने हिंदुओं के हक में आवाज़ उठाई, जो कि आवाज़ उठाना बनता था। उस वक्त के मुसलमान भी आवाज़ उठाते थे उसके खिलाफ कि यार ये क्या कर रहे हो, हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। फिर जी उनने क्या किया जी, गुरु तेज बहादुर को उन्हें पकड़वा लिया। उसने कहा पकड़ के इन्हें ले आओ। लेके गए तो उन्हें कहा जी सबसे पहले तो उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। जब उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें बोला गया कि तुम जो इस्लाम कन्वर्ट कर लो, मतलब अपना मजहब ही कन्वर्ट कर लो, तुम मुसलमान हो जाओ, हम तुम्हें ताकत भी देंगे, हम तुम्हें जो है शोहरत भी देंगे, पैसा भी देंगे और जो है एक मुकाम भी देंगे। गुरुजी ने बोला कि मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा कि मैं अपना दीन छोड़ दूं। और चीमा साहब इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को ज़बरदस्ती फोर्सली आप किसी को कन्वर्ट करें कि आप मुसलमान हो जाए। कतन भी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। जबकि औरंगजेब ने सारे काम इस तरह किए। अब जी उन्होंने कहा जी मैंने मुसलमान नहीं होना, ठीक है। उन्हें दिल्ली में जो है एग्जीक्यूट करवा दिया गया, उनका सारा जो है कलम करवा दिया गया, वो शहीद हो गए उस वक्त। और अब ये टर्निंग पॉइंट था सिख हिस्ट्री में भी। अच्छा, क्या होने जा रहा है। उसके बाद उनके जो बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह जी, अब उनने जो थी सिखों की मिलिट्री बनाई, ताकतवर सिखों को ताकतवर किया। फिर जी उन्हें अपना निकाल दिया कि सिख हैं वो हाल से हैं हमारे, हाँ ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा जी हम जो है उनके खिलाफ लड़ेंगे। ओके, ऐसे ही आगे जो उन्हें सिखों को बढ़ाते गए, फौज अपने बढ़ाते भी गए। फिर उन्होंने जो है जंगें लड़ी, जो है जो हिल के राजा जो होते थे मुगलों के साथ और अपने हालफों के साथ, उन्होंने कई जंगें भी जीती हैं। ओके, लेकिन अब औरंगजेब ने कहा कि हमने किसी तरह जो है ना गुरु गोबिंद सिंह को हराना है। ओके, सिख ताकतवर हो रहे थे और मुसलसल जंगें जीत रहे थे और मिलिट्री से। ओके, अब देखा जाए तो असल जो आ जाती है बैटल है वो है बैटल ऑफ चमकौर। ओके, ये था टर्निंग पॉइंट सिख हिस्ट्री का भी, कि आगे गुरु कौन होगा। 10वें गुरु तो क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी। अब बैटल ऑफ चमकौर में क्या होता है कि वो गुरु गोबिंद जी के साथ चंद फौजी रह गए थे। उनके जो 2 बेटे थे अजीत सिंह और जोहार सिंह जो उनके साथ थे, वो दोनों शहीद हो गए उस जंग में। और उस वक्त जो है वक्त को देख के वो बैटल ऑफ चमकौर हो रही थी, वो शहीद हो गए, उनके फौजी भी शहीद हो गए। लेकिन जो है किसी तरह वो जो है निकल के उधर से चले गए। बहुत जो है गुरु गोबिंद सिंह उन्हें बोला गया कि आप इधर चले जाएं, आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जबकि उन्हें अपने दोनों बेटे उनके उधर शहीद हुए। अब उनके 4 बेटे थे। ये आप मैं कुछ जो इस टाइम स्टूडेंट्स देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि वो 4 साहिबजादा मूवी भी देखें जो उनके ऊपर बनाई गई है। वो बड़ी एक अच्छी मूवी और हिस्ट्री को बयान भी किया गया। ओके, अब अजीत सिंह और जोहार सिंह जो है उन्हें जो है वो शहादत हो गए हैं और बड़ी ने जंग लड़ी। जी मतलब उनकी उम्रें भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक की उम्र 20 साल है, एक की 18 साल है। और बाकी जो 2 बेटे थे उन्हें जो है कैद कर लिया जाता है। और उन्हें जो उनका नाम था, एक की उम्र थी 9 साल और एक की 7 साल। फतेह सिंह जो थे 7 साल के थे और जोरावर सिंह जो थे 9 साल के थे। अब जो उस वक्त का वजीर खान था वो उन्हें ले गया। उसने कहा जी उन दोनों बच्चों को, उनके साथ उनकी दादी भी थी, उन्हें कैद कर लिया गया। ओके, और जो महल की सबसे ऊंची जगह थी उधर उन्हें लेके उधर उन्हें कहा कि आप इधर बैठो। और वहाँ सर्दी बहुत होती थी, ओके, ठंड बड़ी लगती थी। एक ये भी टॉर्चर था एक किस्म का। अब उनकी उम्रें देखिए, उनके काम देखिएगा और उनकी कुर्बानी देखिएगा। चीमा साहब इन दोनों ने, शहजादों ने जो है उन्हें वजीर खान के जब दरबार में उन्हें बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि तुम लोग क्या करो कि तुम लोग को है ना, हम जो है ना
आके उन्हें क्या किया पहले तो कि आपके बाबा जो है शहीद हो गए हैं, आपके भाई भी शहीद हो गए हैं, अब तुम लोग क्या करो कि जो है ना इस्लाम कबूल कर लो, हम आपको पैसा भी देंगे और आपको ओहदा भी देंगे इधर। उन दोनों ने इस वक्त बहादुरी से कहा कि अब 9 साल का बच्चा और 7 साल के बच्चे को कितनी समझ होती है, लेकिन उस वक्त जो है वो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। जबकि इस्लाम इस तरह की मैं बार बार कहूँगा इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की कि फोर्सफुली आप किसी को भी कन्वर्ट करें, जबकि मुगलों का काम ये था कि जो है फोर्सफुली जो है लोगों को जो है आप इस्लाम कबूल करवाएं, और जो नहीं करता उसके सारे दड़ से अलग कर दिया रहता था। अब इन दोनों बच्चों की कहानी सुने चीमा साहब ने कहा कि हम इस्लाम नहीं कबूल करते, जो मर्जी कर लो, जितना भी तुम्हारे पास टेल है ना लगा दो, हम इस्लाम कबूल नहीं करने वाले। फिर जी उन्होंने कहा, वजीर खान ने कहा कि जो है ना दीवार में चिनवा दिए जाए। अच्छा, उन 2 बच्चों को दीवार में चिनवा दिया जाता है। अब उनका कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि वो गुरु गोबिंद के बेटे थे। इसी तरह औरतों पे जुल्म किया गया है, इसी तरह बच्चों पे जुल्म किया गया है, जबकि कहते हैं जंग में भी बच्चों और औरतों को जो है छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जुल्म था औरंगजेब का, बच्चों के लिए भी और औरतों के लिए वो किसी को बख्शता नहीं था, वो अपने बेटों तक को नहीं बख्शता था। आप चीमा साहब देखें कि जब इनके बाद जब गुरु गोबिंद सिंह शहीद हो जाते हैं तो एक प्रोमिनेंट नाम सामने आया जो गुरु गोबिंद का जनरल था, बंदा सिंह बहादुर। तो वो उसे पता था कि मैंने ना बदला लेना है। उसने इसके बाद जो है ना एक बड़ी मिलिट्री तैयार कर ली सिखों की, और बड़ी दुनिया जो सिख उस वक्त हुई क्योंकि उनकी टीचिंग्स फॉलो कर रहे थे। क्योंकि इस 1705 के बाद 1708 में जो है गुरु गोबिंद जो है उनने वफात पाई है, उन्हें शहीद किया गया था धोखे से। लेकिन तब तक जो है सिखों की तादाद बढ़ गई थी, और बंदा सिंह बहादुर जो उसके बाद लड़ते रहे हैं, वजीर खान को भी हरा दिया, उसे कत्ल करवा दिया गया, और जो है जो है सिखों की मिलिट्री स्ट्रांग हो गई, उस दूसरी तरफ से मराठा भी स्ट्रांग हो रहे थे। और अब मैं बताऊंगा कि जब बंदा सिंह बहादुर ने बदले लिए और हराते रहे बार बार, और जो मुसलमानों को भी बचाया औरंगजेब से जुल्म के, हिंदुओं को भी बचाया, सिखों को भी बचाया, ईसाइयों को भी बचाया। फिर जब चीमा साहब मैं जुल्म की बात कर क्योंकि मैं कर रहा हूँ इसने क्या मुजालिम किए हैं, वो है बंदा सिंह बहादुर को जब पकड़ लिए जाते हैं, अब इनका काम था उनके साथ हजारों सिख भी पकड़े गए। हुक्म आ गया जी मुगलों का कि इन जो इस्लाम कबूल करता है उसे छोड़ दो, जो नहीं करता उसके सर काट दो। और चीमा साहब बहादुर सिख थे, उन्होंने कहा, हर सिख कहता था पहले मेरा सर काटो। अच्छा, ये बहादुरी थी, वो कहते थे पहले मेरा सर काटो, पहले मेरा सर काटो। हर सिख ये करता था, क्योंकि हम इस्लाम कबूल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारी इधर जो है इस्लाम का जो है शक्ल ही स्ट्रक्चर ही कुछ और दिखाया है। मुगलों ने इस्लाम का स्ट्रक्चर और दिखाया लोगों को, जबकि इस्लाम मोहब्बत, अमन, प्यार की बात करता है। इसके बाद और सिखों के सर कलम किए जा रहे थे, हजारों की तादाद में सिख रोज मारे जा रहे थे। हर सिख कहता था पहले मेरा सर काटो, मैं शहीद होना चाहता हूँ, और ये बड़ी बहादुरी की बात थी। और फिर बंदा सिंह बहादुर को क्या किया जाता है जी, उन्हें कहा जाता है कि अगर यहाँ इस्लाम कबूल कर लो या अपने हाथों से अपने बेटे को ज़िबा कर दो। अच्छा, बंदा सिंह बहादुर कहते हैं मेरा मजहब मुझे इजाज़त नहीं देता कि बच्चों और औरतों को जुल्म किया जाए। ओके, बंदा सिंह बहादुर के सामने उसके बेटे को ज़िबा किया जाता है। ओह, चीमा साहब ये जुल्म है, ये देखिए कितना जालिम बादशाह था कि बाप के सामने उसके बेटे को कत्ल करवा दिया गया। आगे देखें कि जो बंदा सिंह बहादुर की आंखें निकाल दी जाती हैं, उन्हें कोड़े मारे जाते हैं, और उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप इस्लाम कन्वर्ट कर लो, अपना मजहब कर लो कन्वर्ट। अच्छा, लेकिन वो नहीं करते हैं और ऐसे शहीद हो जाते हैं। आंखें निकाल देना, इतना जुल्म, हाथ काट देना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर आपको जहाँ आपको कट लगा हुआ बॉडी पे उस जगह पर नमक लगाते रहना मुसलसल ताकि तकलीफ हो। ये उस दौर में ये किया करते रहे हैं, ये मुगलों का काम ये था। और औरंगजेब को ये जो खून खराबा, ये जुल्म, ये टॉर्चर बहुत पसंद था। उसका तो पैशन था कि भाई जब बंदे मरते रहे, हर वक्त मारते रहो। और उस वक्त कहा जाता था कि मुगलों की इस टाइम दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी हुई औरंगजेब के दौर में थी, और ये बात ठीक भी है, क्योंकि उसे खून खराबा पसंद था। उसने हर वक्त अपनी फौज तैयार रखी होती थी, और गद्दार निकलते रहते थे हर दौर में। अब चीमा साहब अगर हम मराठा की बात करें ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, छत्रपति संभाजी महाराज, उनका बड़ा अहम रोल है। अच्छा, और हमारी किताबों में पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने क्रश कर दिया मराठास को। और मैं बताता हूँ क्रश कैसे किया और आगे जाके हाल क्या हुआ। अच्छा, चीमा साहब देखा जाए तो छत्रपति संभाजी महाराज और उससे पहले शिवाजी महाराज
शिवाजी महाराज जो थे मुसलसल लड़ भी रहे थे, जंगें हारते भी थे और जीतते भी थे। लेकिन मैं एक जंग के बारे में बताना चाहूँगा कि बैटल ऑफ पुरंदर, अच्छा, जो कि उस वक्त हो रही थी मुगलों और छत्रपति संभाजी के शिवाजी के दरमियान। उसमें जो है मराठा हारते हैं और एक मुआहदा होता है औरंगजेब और शिवाजी महाराज के दरमियान के 8 से हम दोनों साथी हैं और इकट्ठे जो है दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ओके, ये बैटल ऑफ पुरंदर और बैटल ऑफ ट्रीटी, ये पुरंदर की ट्रीटी आप निकाल सकते हैं, देख भी सकते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि जब शिवाजी आते हैं औरंगजेब के महल में, शिवाजी समझ रहे थे, अपने उनका बेटा भी साथ था संभाजी, वो समझ रहे थे कि मुझे इज्जत दी जाएगी क्योंकि आज से मैं उनका साथी हूँ। जबकि फिर औरंगजेब ने उन्हें पूरे दरबार के सामने ह्यूमिलेट किया। अच्छा, ठीक है, ह्यूमिलेट किया तो छत्रपति जो शिवाजी महाराज हैं वो उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मैं आज से तुम्हारा साथी नहीं हूँ। अच्छा, तो उसी वक्त उन्हें औरंगजेब ने कहा इन्हें पकड़ दो और जो है ना इन्हें हाउस अरेस्ट कर दो। अच्छा, और महल में उन्हें कमरे में उनके अरेस्ट कर दिए रहते हैं और उधर वो रहते हैं। अब असल में कहा जाता है द ग्रेट एस्केप, क्या वो शिवाजी ने इधर से निकलना कैसे था? ओके, निकलना कैसे है? औरंगजेब के हार होकर सिपाही उनके साथ साथ हैं, कमरे के बाहर भी खड़े हैं, महल के इर्द गिर्द सैकड़ों सिपाही खड़े हुए हैं, निकलना तो मुमकिन नहीं था। अब शिवाजी ने एक तरकीब बनाई कि बीमार बनने की, कि मैं बड़ा सख्त बीमार हूँ, मैं बड़ा सख्त बीमार हूँ, तो जो है ना हर रोज़ मंदिर में वो फ्रूट्स की टोकरियाँ बेचते थे, मिठाइयाँ बेचते थे ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और औरंगजेब ने भी ज़्यादा जल्दी, ठीक है कि तुम्हारा मजहब ये है तो फिर तुम लोग मंदिर में भेजो। वो हर रोज़ कहता था कि फ्रूट की बड़ी बड़ी टोकरियाँ जाती थी, मिठाइयाँ जा रही हैं बड़ी बड़ी टोकरियों में। तो पहले तो शुरू में फौजी जो चेक करते थे कि यार इन टोकरियों में कोई बंदा तो नहीं छुप के जा रहा है, लेकिन दिन ब दिन उन्हें आदत पड़ेगी कि यार इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, कोई और चीज़ नहीं है। ओके, एक दिन फिर शिवाजी ने कहा कि अब हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और मैं रोज़ भेज रहा हूँ, महीना 1.5 महीना ऐसे उन्हें भेजा मुसलसल। तो अब फ्रूट वाली टोकरी में अब जो है शिवाजी खुद छुप के चले गए, बैठ गए हैं इस टोकरी में और वो बाहर निकल गए और साथ उनके बेटा भी दूसरी टोकरी में बिठा के वो बाहर ले गए और द ग्रेट एस्केप से कहा जाता है, ठीक है जी। और वहाँ से वो बाहर निकलते हैं शिवाजी महाराज और फिर जाते हैं अपने उधर अपने इलाके में रायगढ़, उधर जाकर अपनी ताजपोशी करवाते हैं। फिर जी छत्रपति शिवाजी महाराज फिर इस तरह जो है 1680 में फिर जो है उन्हें एक बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, मेरा चिकन पॉक्स इस तरह की हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद अब आ गया है सारा कुछ जो था संभाजी के पास। 1680 में डेथ के बाद अब संभाजी जो है अब उनके पास हुकूमत है, अब उन्हें लड़ना है मुगलों से भी और अब क्या करना है। अब उन्हें 1681 में बैटल ऑफ बुरहानपुर, अच्छा, यकदम जो है मराठा अपनी फौज के साथ जो है संभाजी वो बुरहानपुर पर हमला कर देते, चढ़ाई कर देते। इतनी बड़े शहर को एक तो पहले फतह करते हैं, जितना सोना था उसे लूट के बाहर कर दिया और पूरा शहर जला दिया। अच्छा, अब जब ये पहुंची खबर मुगलों के पास, तो पहले जिस बंदे ने खबर सुनाई सब उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया, मराठा कैसे इतने ताकतवर हो सकते हैं, इनके पास इतना जोर कहाँ से आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा जी ऐसा ही है, बात सच्ची है। उस वक्त औरंगजेब पागल हो गया, उसे कोई समझ नहीं आई, वो अपनी फौजें लेके बुरहानपुर पहुंच गया। फिर उसके बाद वो 9 साल तक चीमा साहब संभाजी के पीछे, उसने एक तो पहले कसम खाई कि मैं अपना ये ताज है ना तब तक नहीं पहचूंगा जब तक मैं जो है संभाजी को कत्ल नहीं कर देता। अच्छा, जब तक मैं उसे पकड़ लेता, मैं 9 साल से ताज नहीं पहना और 9 साल तक वो अपने वापस इलाके में नहीं गया कैपिटल में, और वो जंग में लड़ रहा है 9 साल। अच्छा, फौजें थक गई, अब जो बस जी संभाजी का हमने पकड़ना है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ कल्याण, ये भी जो है मुगलों को बड़ा नुकसान हुआ है इसका भी। बैटल ऑफ जंजरा, इसमें भी कोई जीता तो नहीं, लेकिन दोनों तरफ प्रेशर ही प्रेशर था। और इस तरह ही सीधा रायगढ़, अभी 4 साल जो है मुहासरा किया गया रायगढ़ का, लेकिन मुगल नहीं से फतह कर पाए, जो उस वक्त का कैपिटल था मराठा था। फिर असल में बात मतलब यहाँ आती है, जो असल बात थी 1689, जहाँ लगता है कि बस ये सब कुछ खत्म हो गया। वो था कि संगमेश्वर में उस वक्त संभाजी अकेले थे, साथ उनके 30-35 फौजी थे, 50 फौजी थे, उनकी भर फौजी थे, और बाकी फौजें जो थी उन्हें आगे की, और किसी को नहीं पता था कि उस वक्त कहाँ मौजूद है। उस वक्त के 2 गद्दार गानोजी और कानोजी ने जाके मुगलों को बता दिया कि इधर जो है तख्त की खातिर लालच था उनने जो बता दिया कि जो हमारा महाराज है वो संगमेश्वर में है और उसके साथ 50 ही फौजी हैं। अच्छा,
उधर से मुगलों ने अपनी फौज उन्हें का 5000 बंदा ही बहुत है, 5000 की फौज तैयार हो गई है कि सांबा जी को पकड़ के हम जा रहे हैं। रास्ते में मुगलों में कुछ किले थे, तो उन्हें पता लग गया कि अब जो ये फौज जा कहाँ से रही है, क्योंकि वो जंग की तैयारी कर रहे थे। उन्हें कहा ये फौज जा कर रही है और ये है भी मुगलों की फौज। उन्हें पता लगा गद्दारी हो गई है, वो भागे सांबा जी के पास, और तब उनके पास 100-150 फौजी था मुट्ठी भरी। जब तक उन्हें पता चला मुगल भी इधर से आ गए, जंग शुरू हो गई। कहा गया कि सांबा जी को कि आप जो है इधर से निकल के आप वापस रायगढ़ पहुंचे, आपकी हमें इस वक्त जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इस टाइम जंग में दहाड़ना चाहता हूँ, मैंने लड़ना है और सबक सिखाना है मुगलों को। अब उन्होंने बड़ी जंग लड़ी सांबा जी ने, बड़ी बहादुरी से दिलेरी से, कई मुगल मारे गए, लेकिन आखिरकार पकड़े जाना था, क्योंकि 200-300 फौजी जो है 5000 के साथ नहीं लड़ सकते। आखिरकार उन्हें पकड़ के मुगलों के पास जो है औरंगजेब के सामने ले गए हैं। औरंगजेब ने कहा चलो जी टॉर्चर शुरू कर दो। अच्छा, उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया, टॉर्चर शुरू हो गया। लेकिन जब टॉर्चर किया जा रहा था तो औरंगजेब कहता था यार ये बंदा चीख क्यों नहीं मार रहा, और इसकी दर्द की आवाज क्यों नहीं आ रही। अच्छा। अब उनकी बॉडी पे बड़े जख्म थे, उन्हें कमीज भी नहीं पहनी हुई थी, फटी हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा नमक लगाओ सबसे पहले तो। ओहो। आह की आवाज भी नहीं निकली। उन्होंने कहा जी हाथों के नाम निकाल दो, फिर भी आवाज ना निकली। उन्होंने नहीं शोर किया। फिर सांबा जी ने एक बात की, औरंगजेब दोबारा आया सुबह मिलने के लिए। सांबा जी कहता है कि मैं मरूंगा ना तो मेरे बाद हर घर में एक नया सांबा पैदा होगा। जब तू मरेगा औरंगजेब, तेरे बाद तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तेरे बाद पावरफुल लीडर भी नहीं है। जब तू खत्म हो जाएगा मुगल सल्तनत भी खत्म। मैं मरूंगा हर घर में एक नया पैदा होगा सांबा। बात सच भी हुई। फिर उसके बाद जी अब उन्हें ये बात आप औरंगजेब के मुसलसल ज़हन में चल रही थी। औरंगजेब ने कहा इसकी आंखें निकाल दो, आंखें भी निकलवा दी गई। जुल्म। अब औरंगजेब कहता था यार उसकी बात बार-बार सांबा जी की तंग कर रही थी। औरंगजेब ने उसे कहा तुम इस्लाम कबूल कर लो, मिल जाते हैं और दुनिया को फतह करते हैं। सांबा जी ने कहा ना 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 ना, ऐसा तो मैं कभी नहीं मानूंगा और ना ही ऐसा हो सकता है। ओके। उसने कहा बस जी। फिर उसके बाद सांबा जी को टॉर्चर मुसलसल किया गया, फिर वो शहीद हो गए। लेकिन पीछे जो उनके भाई थे वो उन्हें उनकी ताजपोशी कर दी गई, और कहा जाता है कि फिर जो है उनके जो बेटे थे सांबा जी के साहू, उनकी जो उनकी बीवी थी उन्हें कैद कर लिया मुगलों। ओके। लेकिन अब जो था मराठा बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए थे, और इस तारीख में भी लिखा जाता है 1689 के बाद औरंगजेब भी और मुगल समझते थे कि अब हमने मराठाओं को खत्म कर दिया। मराठा को कोई डर नहीं है। लेकिन सिखों के साथ मुसलसल जंगें चल रही थी उस वक्त, तो दोनों के साथ वो लड़ रहा था उस वक्त। तो उन्होंने कहा मराठा का हमें कोई थ्रेट नहीं, खत्म हो गए, छत्रपति हमने मार दिया, फौजें हमने खत्म कर दी हैं, तब इनका कोई भी डर नहीं है हमें किसी चीज़ का भी, अब ना इनसे डरने की जरूरत है। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब मरा है, उसके मरने के बाद जो था नया आ गया बहादुर, उन्हें वो मुगल नया बादशाह बन गया। गुरु गोबिंद सिंह ने भी उस वक्त उसकी सपोर्ट की। तो उसने क्या किया, मराठा, क्योंकि अभी बादशाह उनका जो भाई था सांबा जी का, अब उसने फूट डालने के लिए जो है मराठास में उस वक्त का जो मुगल बादशाह था उसने जो था साहू को, जो उनके बेटे थे सांबा जी के, उन्हें आज़ाद कर दिया ताकि ये अपना हक जाके मांगे। ऐसा ही हुआ, साहू उधर गए, उन्हें फिर अब मुगलों मराठास को इकट्ठा कर लिया। उन गलतियों ने ये की, उन्हें छोड़ दिया साहू को। जब साहू आए उधर तो मराठास और ताकतवर हो गए। अच्छा। फिर छत्रपति जी साहू जो है ना अब से नए बादशाह हैं, तो मार मार के मुगलों को ने मारा है। अच्छा। मुगलों की धुलाई की है फिर, और मुगल अगले 20 साल में खत्म हो गए। मुगलों की सल्तनत खत्म हो गई। अब मुगलों से वो लेते थे, टैक्स लेते थे अब मराठा से। पहले मराठा से वो टैक्स लिया करते थे, अब मुगलों से मराठा टैक्स लिया करते थे। अच्छा। और फिर उन्हें जो है साहू ने बड़ी रिफॉर्म्स भी किए मराठास में, पेशवा सिस्टम करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, मुगलों को जड़ से उखाड़ ही दिया। मुगलों को कोई इस टाइम ताकत नहीं थी, मुगलों के पास चंद एक इलाके रह गए थे, बाकी मराठास फतह करी जा रहे थे, और साइड में सिख ताकतवर पंजाब में हो गए थे। मतलब उस वक्त मुगल खत्म हो गए जब औरंगजेब मरा है। तो सांबा जी की बात बिल्कुल ठीक थी कि मेरे मरने के बाद हर घर में एक सांबा पैदा होगा, तेरे मरने के बाद जो है मुगल का कोई हाल नहीं है। और ये थे जुल्म, आप देख सकते हैं कि हिंदुओं पे किए गए, मुसलमानों पे किए गए। और चीमा साहब अगर आप मैं बताऊँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म, आप भी आज भी हैदराबाद में जाके लोगों से पूछें कि कितना बड़ा कत्लेआम मुसलमानों का उस वक्त करवाया था औरंगजेब ने। अच्छा। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एक पागल सा आदमी था, मैं कहूँगा कि वो पता नहीं किस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखता था
जबकि हमारी हिस्ट्री में आज कोई भी मानने को तैयार नहीं पाकिस्तान में या और भी इलाकों में पढ़ाई जाती है, तो औरंगजेब को हीरो बताया गया है। हमारे बच्चों को आज तक नहीं बताया जा सका कि कौन हीरो था, कौन विलन था, क्या मोहम्मद बिन कासिम हीरो था, क्या वो विलन था, हमें आज तक नहीं बताया गया कि कौन थे असल में। बिल्कुल सही। हमारे तारीख में यही पढ़ाया गया है और पढ़ाया भी इतना जाता है कि औरंगजेब वाज अ ग्रेट मैन, और उसने 2 दफ़ा जो अपने हाथों से कुरान पाक लिखा और वो बड़ा रहमदिल था और उसने इस्लाम को बड़ा फैलाया। चीमा साहब, देखा जाए अगर आप इस्लाम को फैला रहे हैं तो प्यार मोहब्बत के साथ प्रीच करके जो नहीं, इस तरह तो नहीं जिस तरह आप सारी ये स्टोरी सुना रहे हैं, ये तो बहुत तकलीफ दे वाला सिस्टम है। अगर चीमा साहब किसी को हम ज़बरदस्ती मुसलमान कर भी लेते हैं तो उस बंदे के मरने के बाद दोबारा वो ही अपने मजहब पे आ जाएगा। यस, मतलब कि हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और कोई भी आप अगर बंदे को बोलें, फ़र्ज़ कर लें आप इस वक्त आप हिंदू हैं, तो मैं आपको बंदूक आपके सर पे रखूंगा, मैंने कहा मुसलमान हो जा, ना आपको इस्लाम के बारे में कुछ पता है, ना आपको पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात ही गलत है कि आप किसी के ऊपर सर के ऊपर तलवार रख के बोले यहाँ सर काट दूंगा, इस्लाम कबूल कर लो। ये किस किस्म का आप काम कर रहे हैं? ऐसे ही। और कौन से आप इस्लाम को ये फैला रहे हैं? ऐसे ही। जो इन्हें असल में जो सबसे बड़ा मसला आया था और इन्हें जो मुगलों ने स्ट्रक्चर ही बदल दिया इस्लाम का इधर जो है, बिल्कुल सही कहा, हिंदुस्तान में आके वो सिर्फ अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए ज़रा काम खराब कर दिया। जी, थैंक यू मीर हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई डिटेल से औरंगज़ेब के बारे में बताया कि ये सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं और बेसिकली इसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी बेसिकली, और ये लीडर बनना इसके लिए जो था वो कितना ज़रूरी था कि इसने अपने भाइयों को भी मरवा दिया और बाप की भी आंखें बंद करवा दी। तो ये कोई इंसानी फ़ेल तो नहीं था, मैं इसको तो इंसानी फ़ेल नहीं कहूँगा कि अगर आप ताकत के सर पे, बलबोते पे लोगों को कत्ल करके ये सारा कर रहे हैं, तो ये तो एक ऐसी तारीख़ है मेरा नहीं ख्याल जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। और हम तो सोचते थे कि काश जब 15वीं-16वीं सदी में बरतानिया के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी अमेरिका में यूनिवर्सिटियाँ तैयार हो रही थी, या इधर यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ तैयार हो रही थी, अगर यहाँ पे भी इस तरह के लीडर होते जो यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करते, तो आज इस खित्ते की भी तारीख़ जो है वो बेहतर हो जाती। लेकिन हमें क्योंकि इस तरह के लीडर मिले जिन्होंने, या इस तरह के रहनुमा मिले, या इस तरह के ये जो बादशाह मिले, इन्होंने जो मुस्तकबिल है हमारा इस तरह जो है वो बनाया। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑन औरंगज़ेब। बहुत शुक्रिया।